सोचिए कि एक भयंकर ट्रैफिक जैम लगा है। हाँ, दिल्ली या मुंबई का कोई भी आम दिन समझ लीजिए। बिल्कुल। और मई की चिलचिलाती धूप है। चारों तरफ से कारों और बाइकों के हॉर्न की बिल्कुल कान फोड़ देने वाली आवाजें आ रही हैं। और ठीक उसी वक्त फोन पर बॉस का एक गुस्से भरा मैसेज आता है और स्क्रीन पर क्रेडिट कार्ड के बिल का नोटिफिकेशन भी चमकता है। अरे बाप रे, सबसे खराब कॉम्बिनेशन है ना। और मान लीजिए ठीक उस पल कोई बड़ी शांति से आकर कहे कि बस आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर की शांति को महसूस कीजिए। मुझे लगता है उस पल तो इंसान को इतना तेज गुस्सा आएगा कि बस पूछिए मत। सच में यार, मतलब ईमानदारी से कहूं तो कोई ये कैसे सोच सकता है कि ईएमआई, डेडलाइंस और इस रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच हम शांति से बैठ सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक रिएक्शन है। मतलब उस स्थिति में शांति की बात करना किसी भद्दे मजाक जैसा ही लगता है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हमारे समाज ने हमारे दिमाग में ये बात बैठा दी है कि शांति का मतलब है किसी हिमालय की चोटी पर बैठना या किसी घने जंगल में संन्यास लेके चले जाना। बिल्कुल। हम मान देते हैं कि शांति एक जगह है जहां से दुनिया का कोई भी शोर हम तक ना पहुंच सके। हमें लगता है कि जब तक बाहर का माहौल एकदम शांत नहीं होगा तब तक अंदर शांति नहीं आ सकती। सही बात है। और यहीं से हम आज की अपनी इस गहन चर्चा में गोता लगाने वाले हैं। तो आज हम जय शेट्टी की बहुत ही मशहूर किताब थिंक लाइक अ मंक के पन्नों और उसके पीछे के गहरे विचारों को डिकोड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प किताब है। हाँ, लेखक ने खुद 3 साल तक एक साधु का जीवन जिया है और उनका सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि असली शांति किसी दूर जंगल में नहीं बल्कि हमारे अपने मन के भीतर एक प्रैक्टिस है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। हाँ, पर सच कहूं तो जब मैंने पहली बार इस किताब के बारे में सुना था तो मेरा पहला सवाल यही था कि भाई हमें तो ईएमआई भरनी है, बच्चों की फीस देनी है, लेकिन हम एक साधु की तरह कैसे सोच सकते हैं? और ये एक बहुत ही जायज सवाल है। लेकिन अगर हम इस पूरे दर्शन को थोड़ा गहराई से समझें तो ये किताब सब कुछ छोड़कर भाग जाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। अच्छा। सच पूछा जाए तो सब कुछ छोड़कर किसी शांत गुफा में बैठ जाना शायद दुनिया का सबसे आसान काम है। हाँ, क्योंकि वहाँ परेशान करने वाला कोई है ही नहीं। बिल्कुल। असली चुनौती और जो असली मॉन्क माइंडसेट है ना, वो तो समाज में रहकर शांत रहना है। मतलब कीचड़ में कमल की तरह। एकदम सही। ये चर्चा असम में इस बारे में है कि कैसे हम अपने परिवार, अपने घर और अपने काम के शोर शराबे के बीच रहते हुए भी एक साधु जैसा शांत और केंद्रित मन रख सकते हैं। तो मतलब शांति बाहर से अंदर नहीं आती? नहीं, बल्कि अंदर से बाहर की तरफ जाती है। क्या बात है। तो चलिए इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इस यात्रा का जो सबसे पहला और बुनियादी कदम किताब में बताया गया है वो है खुद की पहचान को समझना। हाँ, आइडेंटिटी। बिल्कुल। किताब में एक बहुत ही खूबसूरत रूपक इस्तेमाल किया गया है कि हमारा मन एक धूल से भरे शीशे की तरह है। मतलब हम रोज उस शीशे में खुद को देखते हैं लेकिन हमें अपना असली चेहरा कभी नहीं दिखता। हमें वो दिखता है जो दूसरे हमसे उम्मीद करते हैं। सही कहा। जब तक हम दूसरों की राय और उम्मीदों की उस धूल को साफ नहीं करते हमें अपनी सच्ची वैल्यूज का पता ही नहीं चलता। और ये धूल वाली बात मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत ही सटीक है। हाँ। जरा सोचिए, बचपन से लेकर बड़े होने तक क्या होता है। बहुत सारी उम्मीदें लाद दी जाती हैं। हाँ, माता पिता की उम्मीदें, रिश्तेदारों की सलाह, समाज के पैमाने और आज के दौर में जो सबसे खतरनाक चीज है, सोशल मीडिया। बिल्कुल, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम। ये सब हमारे मन के शीशे पर अपनी उम्मीदों की धूल जमा करते रहते हैं। इस उम्र तक इतनी सैलरी होनी चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। सफलता का मतलब सिर्फ पैसा है, ये सब। धीरे धीरे शीशा इतना धुंधला हो जाता है कि हम उस धूल को ही अपनी असली पहचान मान बैठते हैं। अरे बाप रे। और फिर हम उन चीजों के पीछे भागने लगते हैं जो असल में हमें चाहिए ही नहीं थी, बस समाज को दिखाने के लिए चाहिए थी। ये तो ऐसा है जैसे जैसे हम रोज किसी और की पसंद के कपड़े पहन रहे हो। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है। मतलब मान लीजिए किसी ने कह दिया कि लाल रंग बहुत जचता है तो रोज लाल पहनने लगे। किसी ने कहा कि तंग कपड़े आजकल फैशन में है तो वो पहन लिए, भले ही उनमें ठीक से सांस भी न ली जा रही हो। बिल्कुल। और एक दिन ऐसा आता है जब इंसान अपना खुद का सही साइज और अपनी खुद की पसंद ही भूल जाता है। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। बताइए। चलिए, हमने मान लिया कि हमें ये धूल साफ करनी है, पर आज के इस डिजिटल दौर में जहाँ हर पल कोई ना कोई हमें जज कर रहा है, हम हर दिन हजारों इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं। हाँ। तो क्या सच में दूसरों की उम्मीदों की इस धूल को
पूरी तरह से साफ करना और उससे बचे रहना वाकई मुमकिन है? ये एक बहुत ही शानदार और व्यावहारिक चिंता है, और इसका सीधा जवाब ये है कि हम इस धूल को उड़ने से नहीं रोक सकते। तो फिर फायदा क्या? फायदा ये है कि लक्ष्य दुनिया से पूरी तरह कटना या किसी डिजिटल डिटॉक्स गुफा में चले जाना नहीं है। लक्ष्य ये है कि हम अपनी कोर वैल्यूज को पहचानने की एक आदत डालें। अच्छा। देखिए, धूल तो रोज उड़ेगी और शीशे पर गिरेगी भी, लेकिन अगर ये पता चल जाए कि हमारा असली अक्स क्या है, तो हम रोज रात को उस शीशे को साफ कर सकते हैं। मतलब रोज की सफाई। हाँ, ये खुद से लगातार ये सवाल पूछने की प्रक्रिया है कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए मायने रखता है, या इसलिए क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पर अच्छा दिखना चाहता हूं। गहरा है। जब फैसले अपनी वैल्यूज के हिसाब से लिए जाते हैं तो बाहर का शोर इंसान को अंदर से नहीं हिला पाता। समझ गई। यानी सफाई कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज की हाइजीन है। बिल्कुल सही शब्द है, हाइजीन। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने शीशे से धूल साफ करनी शुरू कर दी। अब जैसे ही शीशा साफ होता है तो सबसे पहले क्या दिखता है? हमारी अपनी कमियां। हाँ, हमारी कमियां, हमारे अपने नकारात्मक विचार। क्योंकि जब बाहर का शोर कम होता है तो अंदर की आवाज तेज हो जाती है। बिल्कुल। किताब में बताया गया है कि साधु कभी किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनके अंदर नकारात्मक विचार नहीं आते। विचार तो सबके अंदर आते हैं। हाँ, पर वे उसे नजरअंदाज करने के बजाय बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं और उससे निपटने के लिए स्पॉट स्टॉप स्वॉप तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये मानसिक सफाई का एक बहुत ही ताकतवर और प्रैक्टिकल टूल है। मतलब इसमें 3 स्पष्ट कदम हैं। थोड़ा विस्तार से बताइए। पहला है स्पॉट, यानी नकारात्मक विचार को पहचानना। जब भी कोई बुरा विचार आए, चाहे वो खुद के लिए हो कि मैं किसी काम का नहीं हूं, या किसी और के लिए कि उसे ये प्रमोशन क्यों मिल गया, तो उस विचार में बहने के बजाय उसे दूर से देखना, पहचानना। ठीक है। दूसरा कदम है स्टॉप, यानी वहीं रुकना और उस विचार की चेन रिएक्शन को आगे न बढ़ने देना। और तीसरा है स्वॉप, यानी उस नकारात्मक विचार को किसी सकारात्मक या अधिक रचनात्मक विचार से बदल देना। तो अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतार कर देखें तो विचारों को स्पॉट करना यानी पहचानना तो मुझे लगता है फिर भी किया जा सकता है। हाँ, वो सबसे आसान हिस्सा है। मतलब हम सभी को पता चल जाता है कि कब गुस्सा आ रहा है या कब ईर्ष्या हो रही है, लेकिन उन्हें स्टॉप करना, यार, ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। बिल्कुल है। ये तो एक ढलान पर तेजी से लुढ़कती हुई गाड़ी के सामने खड़े होकर उसे रोकने जैसा है। एक बार नकारात्मक विचार शुरू होता है तो हमारा ईगो उसे और हवा देने लगता है। उसे बीच में कैसे रोका जाए? ये सवाल इस पूरी तकनीक की जान है। देखिए, स्टॉप करने का मतलब कोई बल प्रयोग करना या अपने ही दिमाग से कुश्ती लड़ना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये एक सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। घरों में जब बिजली का ओवरलोड होता है तो एमसीबी गिर जाती है ताकि तारों में आग न लगे, है ना? हाँ। विचारों को स्टॉप करने का मतलब है शारीरिक या मानसिक रूप से उस स्थिति से बस एक कदम पीछे हटना। इसका मतलब है सिर्फ एक गहरी सांस लेना, अपनी जगह से उठकर थोड़ा टहल लेना, या बस एक घूंट पानी पी लेना। मतलब पैटर्न को तोड़ना। बिल्कुल। ये छोटा सा पॉज हमारे दिमाग के लॉजिकल हिस्से को, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसे वापस एक्टिव कर देता है। अच्छा, तो ये शारीरिक रूप से चेन को तोड़ने जैसा है। और फिर आता है स्वैप। अगर हम सिर्फ स्टॉप करके छोड़ दें तो क्या होगा? अगर हम सिर्फ विचार को रोककर छोड़ देंगे तो वो जगह खाली रह जाएगी। और मनोविज्ञान का एक बहुत ही बुनियादी नियम है कि इंसान का दिमाग खाली जगह बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, वो कुछ न कुछ तो सोचेगा ही। सही बात है। अगर उसे सही दिशा नहीं दी गई तो वो वापस उसी पुरानी नकारात्मकता से भर जाएगा। इसलिए उसे तुरंत एक बेहतर विचार से बदलना, यानी स्वैप करना जरूरी है। इसका कोई उदाहरण? मान लीजिए विचार आया कि मैं इस काम में बहुत बुरा हूं। जी। ये हुआ स्पॉट। तो एक पल के लिए रुकें, ये हुआ स्टॉप। और फिर उसे बदलें, यानी स्वैप करें कि मुझे ये काम अभी नहीं आता, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं। अरे वाह! ये खुद से झूठ बोलना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा देना है। ये बहुत ही सशक्त विचार है। स्पॉट, स्टॉप और स्वैप। अब रोजमर्रा की इस छोटी मोटी नकारात्मकता और ईर्ष्या को संभालने के बाद हम अपने मन के और भी गहरे स्तर पर पहुंचते हैं, जहां असली लड़ाई होती है। हाँ, हम टकराते हैं उस भावना से जो शायद इंसानी दिमाग की सबसे शक्तिशाली भावना है, डर।
और सच कहूं तो यहाँ जो नजरिया दिया गया है ना किताब में, वो डर को देखने का तरीका ही बिल्कुल पलट देता है। बिल्कुल पलट देता है। मतलब हम बचपन से सीखते आए हैं कि डर एक कमजोरी है, डर के आगे जीत है जैसी बातें सुनकर हम बस डर से भागना या उसे दबाना चाहते हैं। हाँ, डरना मना है वाली सोच। सही कहा। लेकिन प्राचीन ज्ञान हमें बताता है कि डर कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक थर्मोमीटर की तरह है। एक थर्मोमीटर? हाँ, थर्मोमीटर सिर्फ ये बताता है कि शरीर का तापमान क्या है, वो खुद कोई बीमारी नहीं है। इसी तरह डर हमें ये बताता है कि हमारे लिए असल में क्या महत्वपूर्ण है। ये तो सोचने वाली बात है। हम उसी चीज के लिए डरते हैं जिससे हमें बहुत गहरा लगाव होता है। इसलिए एक साधु डर से दूर नहीं भागता, वो उसके साथ बैठता है, वो डर से बात करता है। रुकिए, ये थर्मोमीटर वाली बात दिमाग में कुछ नए दरवाजे खोल रही है। अगर मैं से एक मॉडर्न एनालॉजी दूं तो मुझे लगता है डर हमारी गाड़ी के डैशबोर्ड पर जलने वाली उस लाल वार्निंग लाइट की तरह है जो बताती है कि इंजन में कुछ गड़बड़ है। अरे वाह, क्या सटीक उदाहरण दिया है ना? अगर गाड़ी चलाते वक्त वो लाल बत्ती जलने लगे तो कोई भी समझदार इंसान हथौड़ा लेकर उस लाइट को तो नहीं तोड़ेगा। बिल्कुल नहीं। या उस पर काला टेप नहीं चिपकाएगा, क्योंकि सबको पता है कि खराबी उस लाइट में नहीं, इंजन में है। सही बात है। लेकिन असल जिंदगी में अपनी भावनाओं के साथ हम यही करते हैं यार। हम डर नाम की इस वार्निंग लाइट को ही तोड़ देना चाहते हैं। हम शराब, सोशल मीडिया या बस काम में डूबकर उस डर पर टेप चिपकाने की कोशिश करते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जब हम डर से भागते हैं या उस पर टेप चिपकाते हैं तो वो हमारे अवचेतन में यानी सबकॉन्शियस में चला जाता है और वहां से हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम रुककर डर को गहराई से समझते हैं, उसके साथ बैठते हैं, तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? हम उसकी जड़ तक जा रहे होते हैं। हाँ, हम खुद से पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये डर मुझे क्या सिखाना चाहता है। क्या मैं अपनी नौकरी खोने से डर रहा हूं क्योंकि मेरी पहचान पूरी तरह से मेरे काम से जुड़ी है? जब हम इस तरह डर का विश्लेषण करते हैं तो उसका रहस्य खत्म हो जाता है, और जैसे ही रहस्य खत्म होता है उसका हम पर से काबू टूट जाता है। मतलब डर हमें लकवा मारने के बजाय हमें दिशा दिखाने वाला एक कंपास बन जाता है। एकदम सही। ये सच में नजरिया बदलने वाली बात है। तो हमने अपनी पहचान की धूल को साफ कर लिया, नकारात्मक विचारों के सर्किट को स्पॉट स्टॉप स्वॉप से तोड़ना सीख लिया। हाँ। और अपने डर को एक दिशा सूचक या थर्मामीटर की तरह इस्तेमाल करना भी सीख लिया। यानी हमने अपने अंदर चल रहे इस महायुद्ध को काफी हद तक शांत कर लिया है। मन अब थोड़ा स्थिर है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। मन शांत हो गया, ठीक है, लेकिन इस बाहरी दुनिया में हम करें क्या? काम तो करना पड़ेगा। वही तो, पूरा दिन सिर्फ आंखें बंद करके तो बैठा नहीं जा सकता। हमारा काम क्या है? और यहीं पर चर्चा हमारे अगले और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर मुड़ती है, हमारा धर्म। यहाँ धर्म शब्द को समझना बहुत जरूरी है। इसे किसी मजहब या रिलीजन के संदर्भ में इस्तेमाल नहीं किया गया है। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। यहाँ धर्म का अर्थ है जीवन का उद्देश्य या हमारी कॉलिंग। किताब के अनुसार जीवन का धर्म वो जादुई जगह है जहाँ 3 खास चीजें आपस में मिलती हैं। वो 3 चीजें कौन सी हैं? पहला है हमारा जुनून या पैशन, यानी वो काम जिसे करने में हमें सच में मजा आता है, जो हमें ऊर्जा देता है। ठीक है। दूसरा है हमारा टैलेंट या स्किल, यानी वो काम जिसमें हम प्राकृतिक रूप से अच्छे हैं या जिसे हमने मेहनत से निखारा है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है दुनिया की जरूरत, यानी क्या हमारे उस काम से किसी दूसरे इंसान की जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव आ रहा है। अच्छा। जब ये तीनों चीजें एक बिंदु पर मिलती हैं तो वही हमारा धर्म बन जाता है। ये सुनने में तो एकदम परफेक्ट लाइफ की तरह लगता है, लेकिन चलिए इसे थोड़ा खर्च कर देखते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम हमेशा से सुनते आए हैं फॉलो योर पैशन। तो मान लीजिए किसी के पास एक बहुत ही अजीब सा जुनून है और वो उसमें बहुत टैलेंटेड भी है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को माचिस की तीलियों से बड़े बड़े और सुंदर महल बनाने का जुनून है। ठीक है। वो इंसान इसमें इतना टैलेंटेड है कि वो घंटों बिना थके ये कर सकता है। उसके पास जुनून भी है और टैलेंट भी, लेकिन दुनिया को इस काम की कोई जरूरत नहीं है। सही बात है। दुनिया का पेट माचिस के महल से तो नहीं भरने वाला। तो क्या ये उसका धर्म कहलाएगा? ये एक बहुत ही शानदार टेस्ट केस है। देखिए, अगर कोई इंसान सिर्फ अपने जुनून और टैलेंट तक सीमित है और उससे सिर्फ उसी को खुशी मिल रही है, तो वो एक बेहतरीन शौक या हॉबी हो सकता है। हाँ, हॉबी। लेकिन वो उसका धर्म नहीं है। इसीलिए इस फॉर्मूले में जो तीसरा हिस्सा है ना, दुनिया की जरूरत, वो सबसे अहम है।
वही हमारे काम को हमारे अपने ईगो या स्वार्थ से निकालकर सेवा के स्तर पर ले जाता है। एक साधु के जीवन का मूल आधार ही सेवा है। तो उस माचिस के महल बनाने वाले का क्या होगा? क्या उसे अपना शौक छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसे बस अपने शौक को किसी की जरूरत से जोड़ना है। वो कैसे? हो सकता है कि वो अपनी इस कला का इस्तेमाल उन अनाथ बच्चों को एकाग्रता और सब्र सिखाने के लिए करे जो बहुत ही तनाव में रहते हैं। अरे वाह! जैसे ही वो अपनी कला को किसी दूसरे की भलाई से जोड़ देता है, उसका निजी शौक एक सेवा बन जाता है। क्या बात है! और जब काम सेवा बन जाता है तो इंसान कभी बर्नआउट का शिकार नहीं होता, क्योंकि उसे काम से ही एक गहरी ऊर्जा मिलने लगती है। मतलब अपने हुनर को एक बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ देना ही उसे असल मायनों में सार्थक बनाता है। बिल्कुल। ये विचार तो आज के उस कॉर्पोरेट संस्कृति को सीधा चैलेंज करता है, जहां हर चीज सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। एकदम सही। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद एक बात जो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुकी है, वो ये है कि अपना धर्म खोजना, डर के साथ बैठना और नकारात्मक विचारों को रोकना ये कोई एक दिन का वर्कशॉप या एक वीकेंड का रिट्रीट नहीं है। नहीं, ये तो जीवन भर का काम है। हाँ, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार चेकलिस्ट में टिक कर दिया और जीवन भर के लिए फुर्सत। इसे हर दिन बनाए रखने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। और बिना सिस्टम के कोई भी ज्ञान सिर्फ एक अच्छी थ्योरी बनकर रह जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर इस किताब का सबसे व्यवहारिक हिस्सा सामने आता है। जे शेट्टी ने एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला दिया है जिसे T.I.M.E. यानी टाइम कहा जाता है। टाइम फॉर्मूला? हाँ, ये मूल रूप से एक सुबह का रूटीन है जिसे हमें अपने दिन की शुरुआत में शामिल करना चाहिए, ताकि दिन भर दुनिया का शोर हमें हमारे रास्ते से ना भटका सके। तो चलिए इस टाइम फॉर्मूले को थोड़ा गहराई से डिकोड करते हैं, क्योंकि अक्सर सुबह उठते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं? अपना फोन उठाते हैं। हाँ, और दुनिया की सारी टेंशन अपने दिमाग में डाल लेते हैं। बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला उस आदत को कैसे तोड़ता है? यही इसका मुख्य काम है। टाइम का पहला अक्षर है T, यानी थैंकफुलनेस या आभार। इसका मतलब है सुबह आंख खुलते ही फोन को हाथ लगाने से पहले किसी एक चीज के लिए आभार जताना। कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये कोई बहुत बड़ी चीज होनी जरूरी नहीं है। ये सिर्फ एक अच्छी नींद के लिए या सूरज की रोशनी देखने के लिए आभार हो सकता है। ये हमारे दिमाग को शिकायत करने वाले मोड से निकालकर स्वीकार करने के मोड में लाता है। और ये बात विज्ञान भी मानता है यार, कि जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जो हमारे पूरे दिन का टोन सेट कर देता है। बिल्कुल सही। इसके बाद आता है I, यानी इंस्पिरेशन या प्रेरणा। हाँ। दिन की शुरुआत में दिमाग एक खाली स्पंज की तरह होता है। इंस्पिरेशन का मतलब है उस स्पंज में कुछ सकारात्मक डालना। न्यूज़ पढ़ने के बजाय। बिल्कुल। कोई अच्छी किताब के 2 पन्ने पढ़ना, कोई ज्ञानवर्धक चर्चा सुनना या किसी महान विचारक के कोट्स पढ़ना। बिल्कुल। ये डूम स्क्रोलिंग से ठीक उल्टा है। ये हमारे दिमाग को सही खुराक देता है। फिर आता है तीसरा अक्षर M, यानी मेडिटेशन या ध्यान। अब ध्यान का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं कि आधा घंटा बैठना पड़ेगा। हाँ, लोगों को लगता है हिमालय जाना पड़ेगा। वही तो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए शांति से बैठना और अपनी सांसों पर फोकस करना हो सकता है। ये बस खुद के साथ एक अपॉइंटमेंट है। बहुत ही सुंदर तरीके से कहा आपने। और आखिर में आता है E, यानी एक्सरसाइज या व्यायाम। अपने शरीर को थोड़ा मूव करना, चाहे वो 15 मिनट की स्ट्रेचिंग हो, योग हो या हल्की कसरत। अगर हम इस पूरे रूटीन को एक साथ रखकर देखें तो ये सिर्फ 4 अलग-अलग काम नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी इंजीनियरिंग है। वो कैसे? देखिए, थैंकफुलनेस हमारे दिल को सही जगह पर लाता है। इंस्पिरेशन हमारे दिमाग को दिशा देता है। मेडिटेशन हमारी आत्मा को स्थिर करता है और एक्सरसाइज हमारे शरीर को जगाता है। अरे वाह! सिर्फ 20 से 30 मिनट के अंदर एक इंसान का पूरा अस्तित्व एक ही सीध में अलाइन हो जाता है। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। चारों डायमेंशंस एक साथ कवर हो गए। ये रूटीन इस बात को पूरी तरह से साबित कर देता है कि शांति कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाता है। बिल्कुल नहीं। ये एक रोजमर्रा की प्रैक्टिस है। जैसे हम एक बार नहा के जीवन भर साफ नहीं रह सकते, वैसे ही हम एक बार ध्यान करके जीवन भर शांत नहीं रह सकते। धूल तो रोज उड़ेगी, तो सफाई भी रोज करनी पड़ेगी। एकदम सही। यही वो प्राचीन ज्ञान है जो एक गुफा से निकलकर आज के इस डिजिटल और कॉर्पोरेट युग में भी 100% लागू किया जा सकता है। यह हमें भागना नहीं सिखाता, यह हमें डटकर खड़े रहना और अंदर से मजबूत होना सिखाता है।
तो आज की इस पूरी डीप डाइव को अगर हम एक धागे में पिरोएं तो ये स्पष्ट है कि असली आज़ादी और शांति बाहरी हालातों के मोहताज नहीं है। बिल्कुल। हमें बस अपने मन के धूल भरे शीशे को दूसरों की उम्मीदों से आज़ाद करना है, अपनी नकारात्मकता को पहचान कर उसे स्वैप करना है। हाँ। डर को अपना दुश्मन नहीं बल्कि एक थर्मोमीटर मानना है जो हमें हमारे लगाव के बारे में बताता है। अपने जुनून और टैलेंट को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया की किसी जरूरत से जोड़कर उसे अपना धर्म बनाना है। सही है। और इस पूरी प्रक्रिया को हर रोज टाइम रूटीन के जरिए एक आदत में बदलना है। और जो इंसान इस माइंडसेट को अपना लेता है ना, उसके लिए बाहरी शोर कोई मायने नहीं रखता। वो एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में भी एक साधु की तरह शांत रह सकता है। क्या बात है। अब यहाँ से विदा लेने से पहले एक ऐसा विचार है जिसने मुझे पूरी चर्चा के दौरान सोचने पर मजबूर किया है और मुझे लगता है कि हम सभी को इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। बताइए। हमने बात की कि शांति कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक रोज का अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है। तो अगर ये सच है तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में रोज आने वाली मुश्किलें, वो तनावपूर्ण दिन या वो असहज परिस्थितियां जिनसे हम इतना चिढ़ते हैं, वो असल में हमारी दुश्मन है ही नहीं? ये बहुत ही गहरा नजरिया है, क्योंकि देखिए बिना वजन उठाए मांसपेशियां कभी मजबूत नहीं हो सकती। बिल्कुल। और बिना मुश्किल और शोर शराबे वाले हालातों के हमारी आंतरिक शांति का अभ्यास कभी पक्का नहीं हो सकता। तो क्या हम उन मुश्किल हालातों को अपने मन का जिम मान सकते हैं, जहां हमारी आंतरिक शांति की असल ट्रेनिंग होती है? हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं। तो अगली बार जब हम किसी भयंकर ट्रैफिक जैम में फंसें, चारों तरफ हॉर्न बज रहे हों और फोन पर लगातार मैसेजेस आ रहे हों, तो उस पल को एक रुकावट मानने के बजाय क्या हम उसे अपनी आंतरिक शांति को परखने का एक मौका मान सकते हैं? ये एक बहुत ही सशक्त विचार है। क्या अपने मन को और मजबूत करने के लिए हमें जानबूझकर जीवन की इस थोड़ी सी असहजता को गले लगाना चाहिए? इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल, सोचने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगली बार एक नई किताब और एक नई डीप डाइव के साथ। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।